साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मेशे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आजकल जो है वो बड़े बड़े इश्तिहारात हैं, शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब को किया जा रहा है इश्तिहारों के ज़रिए, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो सनत और ज़राअत है उसके लिए एक पैकेज की अनाउंसमेंट की गई है, रायती बिजली दी जाएगी, इससे शायद मईशत का पहिया चलेगा। मगर सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ये होगा किस तरह से? अगर हम ये करेंगे तो गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा, अगर हम ऐसा करते रहेंगे मालियाती खसारा बढ़ेगा, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड होगा। ऐलान तो हो गया मगर हम करेंगे कैसे? नुक्ता ये है मेरा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने एक बहुत मुनासिब समरी पेश किया है। और बेसिक जो मसला पाकिस्तान के साथ रहा है पिछले 5-6 साल कम अज़ कम, और वो ये है कि पाकिस्तान में हमने कोशिश करके ख़ास तौर पे पिछले साल और इस साल के आगाज़ में काफ़ी हद तक कोशिश की है कि स्टेबलाइजेशन यानी कि ठहराव आए माशी हालात में। मगर साथ साथ हुआ ये है कि बड़ी अफसोसनाक जो बात है कि शरह नमू जो है वो पिछले 3 साल 2% से भी कम रहा है। अब आप ये सोचिए कि हमारे पाकिस्तान में आबादी की जो इजाफा सालाना होता है वो 2.5% है। यानी कि मुल्क में तकरीबन हर शख्स की फीकस रियल आमदनी में कमी आई है। या तो वो बेरोजगार हो गया है या अगर काम कर भी रहा है तो उसके आमदनी में रियल टर्म्स में कोई इजाफा नहीं है। और आपने बिल्कुल भी कहा कि उसकी वजह से गुर्बत का पैमाना बहुत बढ़ गया है और साथ साथ बेरोजगारी भी बहुत परेशान कुन। मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ। देखिए, तारीख में अगर आप पिछले पाकिस्तान के जो प्रोग्रेस देखें तो एक बात बड़े वाज़े तौर पर नज़र आती है, और वो ये है कि हमारा शरह नमू जब ऊंचा रहता है तो उस वक्त उसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारे ज़री शोबे में और सनती शोबे में एक तरह की तेज रफ्तार आना। अब हुआ ये है, अफसोसनाक पोजीशन ये है कि 2022-23 में सैलाब, अब फिर से एक सैलाब। और आपको हैरत होगी इस बात की कि पिछले 6 साल में हमारे सनती शोबा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार में कोई इजाफा नहीं हुआ है, कोई इजाफा नहीं हुआ है 6 साल में। ये बहुत परेशान कुन बात है। डॉक्टर साहब, उसमें ये भी तो एक सबसे बड़ा मसला है कि हम अपने जो सरमायाकार हैं उसको वो माहौल ही नहीं फराहम कर पाते, और जो दीगर मंडियां हैं, आलमी मंडियां, दीगर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सरमायाकार को किस तरह से फैसिनेट किया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो नहीं है। अब आपने सनत की बात की, मैं आपका देख रही थी कि आपने ये भी कहा कि हमें सालाना 10% की जो शरह है उससे बरामदात बढ़ानी है। डॉक्टर साहब, ये आप हम सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बरामदात का एक बड़ा हिस्सा है वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है वो सरमायाकार को हमसे बेहतर इंसेंटिव देता है, वियतनाम हमसे बेहतर देता है, भारत हमसे बेहतर देता है। इन तीनों कंट्रीज़ की लागत भी कम आती है। तो किस तरह मुमकिन होगा कि हुकूमत एड़ी चोटी का जोर भी लगाए, सरमायाकारी भी लेकर आए और जो बरामदात हैं उनको 10% की शरह पर भी लेकर जाए? ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क आपकी नज़र में है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कभी ये टारगेट हासिल नहीं कर पाए हैं। आपको सुन के खुशी होगी कि इस सेंचुरी के आगाज़ में 2000 के बाद से तकरीबन 7-8 साल पाकिस्तान में अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात, उनमें सालाना 10% का इजाफा किया है, कर चुके हैं। वी कैन रिपीट इट। मगर वजह क्या थी? वजह सबसे ये थी कि हमने एक्सपोर्ट्स और बरामदात को नंबर 1 प्रायोरिटी समझा और मुनासिब किस्म के हमने इंसेंटिव्स दिए गए। 1-2 रुपए की कदर मुनासिब तरीके से सेट की गई।
दूसरा, आपने बिजली के निर्खों में आपने कम कीमत लगाई एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज पर। तीसरा, आपने क्रेडिट की रेट जो है, इंटरेस्ट रेट, वो आपने कम चार्ज किया एक्सपोर्टर से। और इन्वेस्टमेंट पर आपने फिस्कल इंसेंटिव बहुत अच्छा 5 साल का टैक्स हॉलिडे वगैरह दिया था। ये सब आपने किया कि आपने बिल्कुल ठीक किया कि दूसरे मुल्क भी यही करते हैं। अब आपको हैरत होगी सुन के कि बांग्लादेश जो टका है उसके ऊपर 20% देता है एक्सपोर्टर को, खासतौर पे वैल्यू एडेड एक्सपोर्टर जी। हमने ये ऑपोजिट मूवमेंट की है। अब पिछले साल से पहले हमने ये किया कि जो मैं जब वजीर था काफ़ी साल पहले, उस वक्त हमने एक्सपोर्टर्स को 1% फिक्स टैक्स पे रख दिया था। फाइनल फिक्स टैक्स सिर्फ 1%, उसको आपने हटा दिया है और फुल टैक्स पे ले आए एक्सपोर्टर्स को। दूसरी तरफ रुपए की कदर आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ है, एक्सपोर्टर्स को कोई इंसेंटिव ही नहीं है, प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए रुपए की। ऑलरेडी अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 100 के ऊपर जा चुका है, खुद स्टेट बैंक कह रहा है। ये आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड रखा हुआ है, आपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव ही नहीं है। दूसरी तरफ बिजली के निर्खों में आपने उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, और अब जो डिस्काउंट सबको दे रहे हैं वो उस वक्त है जब आप इजाफा करेंगे कंजम्पशन में। पहले आपको जरिए ऐसे होने चाहिए कि इजाफा हो तो फायदा उस पहले आपको इजाफे के तरीके मिलने चाहिए जी। तो ये तो नामुनासिब है। और मैं बस ये कहना ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान के बदन का खून और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक बदन का खून और एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी आपके, अगर आपने एक्सपोर्ट्स और बरामदात को बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो आप फंसे रहेंगे, हर वक्त डिफॉल्ट के करीब रहेंगे, IMF के छतरी के नीचे बैठे रहेंगे और हमारा शरह नमू आप देख रहे हैं कि मुश्किल से 2-2.5% तक रहेगा। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब आपने जो शरह नमू की बात की, आपके आर्टिकल्स को भी मैं फॉलो करती हूँ, UN रिपोर्ट्स को भी मैंने देखा, जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पब्लिक के हवाले से बताई गई है, गुर्बत के हवाले से, पॉवर्टी लाइन की, वो हमारी तकरीबन निस्फ आबादी ऐसी है जो कि बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। सरमायाकार तब आपकी तरफ आता है या दुनिया तब आपकी तरफ देखती है जब उसको पता है कि उसका मुआशरा ग्रो कर रहा है, उसकी पब्लिक ग्रो कर रही है, वो जो चीज़ मार्केट में लेकर आएंगे पब्लिक के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो उसको परचेज करने की सलाहियत रखती होगी। हमारे तो आधे से ज़्यादा या आधे के तकरीबन करीब लोग गुर्बत के नीचे चले गए हैं। तो जब ख़रीदने की सकत ही नहीं होगी तो इन्वेस्टर क्यों मार्केट में उतरेगा, रोज़गार कैसे डेवलप होगा? ये चीज़ें गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही, या इसके ऊपर हमें कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात करता हुआ नजर क्यों नहीं आता कि जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं उनको किस तरह से ऊपर लेकर आना है? मुआशरे को ग्रो करने के बारे में कोई भी प्रायोरिटी हमें नजर क्यों नहीं आती? ये आप बहुत मुनासिब सवाल कर रही हैं। और हमारी हुकूमत जो है 2022-23 में हुआ ये था कि हम तकरीबन दिवालिये की तरफ चले गए थे और हमें बहुत तेज़ी से IMF के पास जाना पड़ा और 1 साल का प्रोग्राम लेकर आए और उसके बाद अब 3 साल के प्रोग्राम में आप हैं। और IMF का फोकस जो होता है वो शरह नमू पे नहीं होता, उनका फोकस होता है कि आपके तवाज़ुन अदायगी कैसी है, आपके बजट की पोजीशन कैसी है, हालात आपके संभल रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो ये नतीजा ये है कि अब हमें वाज़े तौर पर कोशिश करना है कि किसी तरह से इस दलदल से निकल आएँ। इसलिए कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं आपको ये कहते हुए मुझे इतना अफसोस होता है कि तकरीबन 11 करोड़ लोग पाकिस्तान के गरीब हो चुके हैं।